अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गिरने वाले एयर इंडिया के तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। हुक्काम का कहना है कि तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हुआ। 12 फायर इंजन जाए हादसा पर पहुंच गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब धुएं के बादल छा गए। नई दिल्ली से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद से टेक ऑफ के फौरन बाद हादसे का शिकार हो गई। तैयारे में इस वक्त 242 मुसाफिर सवार थे जब वो गिवदासिर कैंप मेघानी नगर के रिहायशी इलाके पर गिर गया। हादसा दोपहर 1:39 बजे इस वक्त पेश आया जब तैयारा एक दरख्त से टकरा गया। इस वक्त वो 825 फुट की बुलंदी पर था। तैयारा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था जो लंबी दूरी की बैन अल-अक़वामी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तैयारे में भारी मिक़दार में ईंधन मौजूद होने की वजह से धमाका शदीद था और काला धुआं हर तरफ फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। शहरी हवाबाजी के वज़ीर राम मोहन नायडू जाए हादसा के लिए रवाना हो गए जबकि उम्मत शाह ने वज़ीर आला भूपिंदर पटेल से राब्ता किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक तैयारे से मीडिया कॉल और मौसूल हुई थी जिसके फौरी बाद वो तबाह हो गया। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर हादसे की तस्दीक की और मज़ीद तफसीलात वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स पर फराहम करने का ऐलान किया। मूवी नहीं चल रही, अंदर लोग फंसे हुए, दूर रहो यार। मतलब सवारी कितनी चाहिए? पूरा ही गया होगा। नई दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में पेश आए तैयारा हादसे को नाकाबिले बयान अलमिया करार दिया। उन्होंने हादसे में जान बहक अफराद के अहलखाना से गहरे रंज और गम का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस सानिहे से दिल गिरफ्ता हैं और मुतासरीन के लिए दुआगो हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि वो मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। वुज़रा और मुताल्लिका अफसरान से बराह रास्त राब्ते में रहकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इमदादी टीमें मौके पर सरगर्म अमल हैं और जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मरने वालों के खानदानों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई गई। हादसे की वजूहात जानने के लिए मुकम्मल तहकीकात का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म ने
मुताल्लिका एजेंसियों को फौरी और मुअस्सिर कार्रवाई की हिदायत दी है। हुकूमत इस दुख की घड़ी में मुतासिरीन के साथ खड़ी है। गुजरात में पेश आए अलमनाक फिजाई हादसे पर साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव KCR ने शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने हादसे में हलाक होने वाले आम शहरियों, मुसाफिरों और मेडिकल तलबा की मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। KCR ने कहा कि ये सानिहा निहायत दिल दहला देने वाला है, खास तौर पर चूंकि तैयारा रिहायशी मकानों पर गिरकर तबाह हुआ। उन्होंने मरहूमीन के लवाहिकीन से दिली तज़ियत का इजहार किया। KCR ने मरकज़ और रियासती हुकूमतों से अपील की कि मुतासिरा खानदानों को एक्स ग्रेशिया माली इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने जख्मियों को आला दर्जे की तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। हादसे से मुतासिरा तमाम खानदानों को मुकम्मल सरकारी मदद देने का मुतालबा किया। KCR ने कहा कि हुकूमत को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने हादसे में जाँ बहक होने वालों की रूह के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में वो मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े हैं। तेलंगाना के साबिक वज़ीर व MLA वमूला प्रशांत रेड्डी ने रिवानित रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि रिवानित रेड्डी दिल्ली की गलियों में भटक रहे हैं और पार्टी हाईकमान से मुलाकात के लिए तरस रहे हैं। 2 दिनों से दिल्ली में क़याम के बावजूद उन्हें किसी मरकज़ी लीडर से मुलाकात का वक्त नहीं मिला। बतौर वज़ीर आला वो अपने वज़ीरों को भी मुकम्मल कलमदान न दे सकने की हालत में हैं। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रिवानित रेड्डी अंदरून खाना BJP के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस ताल्लुक के ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं। रिवानित रेड्डी की नाकामी से तेलंगाना की आवाम और सरकार दोनों मायूस हैं। उन्होंने कहा कि रिवानित की दिल्ली यात्रा सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश है। प्रशांत रेड्डी का इल्जाम है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत BJP के इशारों पर चल रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो उन साजिशों को पहचान कर सही फैसला ले। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో ఇష్టాగోష్ఠి విలేకరులతో మాట్లాడినాడు. వారి వ్యవహారం ఎట్లా ఉందంటే గల్లీలో గల్లీజాందాలు చేసి ఢిల్లీలో గులాంగిరి చేస్తున్నట్టు ఆయన వ్యవహారం ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన మాటలే పాపం ఆయన 2 రోజులుగా ముఖ్యమంత్రిగా మంత్రులకు తన శాఖను తాను ఇచ్చుకోలేని స్థితిలో 2 రోజులుగా ఢిల్లీలో పడగాపులు కాసి వాళ్ళ అధినాయకుల అపాయింట్మెంట్లు కూడా దొరకని నిస్సహాయ స్థితిలో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఆయన ఇష్టాగోష్ఠిలో మాట్లాడినట్టు కనిపిస్తా ఉన్నది. KCR గారు కిషన్ రెడ్డి గారు ఒక్కటే అన్న మాట మాట్లాడినాడు. నిజానికి వాస్తవంగానైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు BJP ఒకటి. వాళ్ళ దోస్తాన ఎప్పటికప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో బయటపడ్డది. ఉదాహరణకు BJP MP విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు మీడియాలో చెప్పినాడు, రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వీక్ క్యాండిడేట్లను మొన్న ఎంపీ ఎన్నికల్లో నిలబెట్టి మా BJP ఎంపీలు గెలవడానికి హెల్ప్ చేసినారు అని చెప్పి BJP MP విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు స్వయంగా చెప్పినారు మీడియాలో. ఆయన చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం ఉంది నిజంగా. ఎందుకంటే మొన్న జరిగిన ఎంపీ ఎన్నికల్లో మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ BJP అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్ గారి మీద ఏరియాకు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధం లేనటువంటి సునీతా మహేందర్ రెడ్డి గారిని ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి తద్వారా పరోక్షంగా BJP ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ గారు గెలవటానికి సహాయపడ్డది రేవంత్ రెడ్డి. అట్లనే అది వేరే పార్టీల నుంచి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వేరే పార్టీల నుంచి వేరే ప్రాంతం నుంచి తీసుకొచ్చి ఈటల రాజేందర్ గారు బలమైన నాయకుడు, ఆయన ఎదురుగా బలహీన అంటే నా ఉద్దేశం ఆ ప్రాంతానికి సంబంధం లేని వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి నిలబెట్టి ఆయనను గెలిపించడానికి దోహదపడ్డాడు రేవంత్ రెడ్డి. అట్లనే జీవన్ రెడ్డి గారిది కరీంనగర్ జిల్లా. ఆయన కరీంనగర్లో బండి సంజయ్ గారి మీద పోటీ చేసే అవకాశం ఇస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి బెటర్ క్యాండిడేట్. ఆయన కరీంనగర్లో ఇవ్వకుండా అక్కడ వెల్చాల రాజేంద్రరావు గారిని ప్రత్యక్ష రాజకీయాలతో సంబంధం లేనటువంటి వ్యక్తిని బండి సంజయ్ మరి ఆయన కూడా బలమైన నాయకుడు, ఆయన మీద వీక్ క్యాండిడేట్ని పెట్టి బండి సంజయ్ గెలవడానికి కారణమైంది. మళ్ళీ జీవన్ రెడ్డి గారిని ఏం చేశాడు, కరీంనగర్లో పెట్టాలి ఆయన్ని, పెడితే అక్కడ బెటర్ క్యాండిడేట్ కరీంనగర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీసుకొచ్చి నిజామాబాద్లో పెట్టినారు. మళ్ళీ నిజామాబాద్ ఆయన వీక్ క్యాండిడేట్. ఆయన నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో 5 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు ఆయనకు సంబంధం లేదు.
ఆయన్ని పెట్టి అరవింద్ని గెలిపేయడానికి కారణమైంది రేవంత్ రెడ్డి. అక్కడనేమో బండి సంజయ్ని గెలిపేయడానికి కారణమైంది కరీంనగర్లో. అట్లనే సికింద్రాబాద్ కిషన్ రెడ్డి గారి మీద, ఆయన కూడా బలమైన క్యాండిడేట్ బీజేపీకి. అప్పటిదానిక బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని తెల్లారి కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇప్పించినారు రేవంత్ రెడ్డి. అంటే బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థిగా నిలబెడితే ప్రజలు నమ్ముతారా? కావాలనే అటు కిషన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించాలి, బీజేపీ ఎంపీని గెలిపించాలని రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రయత్నం చేసిండు. కిషన్ రెడ్డి గారు గెలిచిపోయినాడు. అట్లనే మెదక్లో రఘునందన్ రావు గారి మీద అప్పటి మటుకు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కానీ ఎంపీ ఎలక్షన్లు కానీ అనుభవం లేనటువంటి ఒక యువకుణ్ణి నిలబెట్టి రఘునందన్ రావు గారు బీజేపీ ఎంపీగా మెదక్ నుంచి గెలవడానికి సహాయపడ్డాడు రేవంత్ రెడ్డి. तेलंगाना वादी रहनुमाओं ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है कि इसने 10 और जमात के निसाब से तेलंगाना तहरीक की तारीख को हटा दिया है। तनकीद करने वालों का कहना है कि रेवंत रेड्डी हमेशा तेलंगाना रियासत के क़याम के खिलाफ रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि वो तेलंगाना तहरीक को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। तेलंगाना को 60 सालों तक जिस नाइंसाफ़ी, तौहीन और दबाव का सामना रहा, इसे नई नस्ल को समझाने के लिए ये तारीख निसाब में शामिल की गई थी कि सीआर हुकूमत ने उन कुर्बानियों को निसाबी कुतुब का हिस्सा बनाया ताकि तलबा तेलंगाना की जिदोजहद को समझ सके। रेवंत हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि इसने जानबूझकर उन असबाब को हटाया है। नौजवानों, सरकारी मुलाजमीन और आवाम की जिदोजहद को फरामोश करना काबिल मजम्मत है। तेलंगाना वादी रहनुमाओं का कहना है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के एहसासात और तारीख का कभी एहतराम नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यह कदम तेलंगाना के वजूद और कुर्बानियों की तौहीन के मुतरादिफ है। रेवंत हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो ये फैसला वापस ले और तहरीक की तारीख को दोबारा निसाब में शामिल करे। इलरो के कांग्रेस एमएलए बीरुला एलिया ने वजीर बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रियासत में गोलिल्ला कारमा बरादरी को कोई भी आला ओहदा हासिल नहीं हुआ। एलिया ने दावा किया कि वो गोलिल्ला कारमा तबके से मुंतखब होने वाले वाहिद एमएलए हैं, इसीलिए उन्हें रियासती काबीना में वजीर का ओहदा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बरादरी तवील अरसे से नज़रअंदाज की जा रही है। सियासी नुमाइंदगी न होने के बाइस गोलिल्ला कारमा तबका तरक्की से महरूम है। बरादरी की फलाह और बहबूद के लिए उनकी शमूलियत ज़रूरी है। एलिया ने कहा कि अगर पार्टी इंसाफ करेगी तो बरादरी को नई उम्मीद मिलेगी। उन्होंने क़यादत से मुतालबा किया कि बराबरी की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। उनका ये बयान सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గొల్ల కుర్మల సంఖ్య మొదటగా ఉన్న సందర్భంగా గొల్లలు 22 లక్షల మంది, కుర్మలు 6 లక్షల మంది కలిపితే 28 లక్షల మంది గొల్ల కుర్మలు ఉన్నారు. మరి గొల్ల కుర్మల తరఫున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నేను ఒక్కనే గెలిచిన కాబట్టి మా గొల్ల కుర్మ సోదరులు రోజు కూడా నాకు ఫోన్ చేసి మన ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం ఉంది, మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి బీసీలకు పెద్దపీట వేస్తుండు, కానీ గొల్ల కుర్మలకు మంత్రివర్గంలో కానీ అడ్వైజర్లో కానీ ఎమ్మెల్సీలో కానీ నామినేటెడ్ పోస్టులో కానీ కమిషనర్ పోస్టులో కానీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లో కానీ వైస్ ప్రెసిడెంట్లో కొంత మనకు వెసులుబాటు కల్పించాలి। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्राबाबू नायडू ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक कवानीन पर दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब 2 से ज्यादा बच्चे होने पर इंतखाबी अहलियत खत्म हो जाती थी, मगर अब ऐसी हालत आ गई है कि अगर 2 बच्चों से कम हों तो भी नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आबादी में कमी के बाइस अब इलेक्शन के लिए उम्मीदवार ही नहीं बच रहे। चंद्राबाबू का ये बयान समाजी और सियासी हलकों में बहस का सबब बन रहा है। उनका तंज बढ़ती हुई आबादी में कमी, खानदानी मनसूबाबंदी और समाजी रुझानात पर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि कवानीन वक्त के साथ बदलने की बजाय उलझन पैदा कर रहे हैं। ये तबसरा मकामी इदारों में उम्मीदवारों की किल्लत पर एक संजीदा मसला को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि पॉलिसियों में तवाज़ुन ज़रूरी है ताकि समाजी ढांचे पर मनफी असर न हो। चंद्राबाबू का बयान अवाम में हल्के फुल्के अंदाज में मगर गहरी सोच के साथ देखा जा रहा है। ఒకప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉంటే స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హత లేదు. ఇప్పుడు అది తీసేశాం. ఇద్దరు పిల్లల కంటే తక్కువ ఉంటే పోటీ చేయడానికి అర్హత లేదని కొత్తగా పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఒకప్పుడు ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఎక్కువ ఉంటే
స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హత లేదు. ఇప్పుడు అది తీసేశాం. ఇద్దరు పిల్లల కంటే తక్కువ ఉంటే పోటీ చేయడానికి అర్హత లేదని కొత్తగా పెట్టాల్సి వస్తుంది. हैदराबाद तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड की जानिब से 11 जून 2025 को कोकटपली में मुनक्किदा नीलामी में जमीन की कीमत नई बुलंद सतह पर पहुंच गई. इस नीलामी में फी मुरब्बा गज ज्यादा से ज्यादा बोली 98 लाख लगाई गई. नीलामी कोकटपली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फेज 7 में 18 खाली प्लाटों के लिए मुनक्किद की गई. कल 6232 मुरब्बा गज जमीन फरोख्त की गई. प्लाट नंबर 22 को सबसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया गया, जो एक नया रिकॉर्ड है. नीलामी में कल 84 अफराद ने हिस्सा लिया. इस अमल से हुकूमत को तकरीबन 78 करोड़ की आमदनी होने की उम्मीद है. खरीदारों को 2 दिन के अंदर 25% रकम अदा करनी होगी. इस इब्तिदाई अदायगी से तकरीबन 34 करोड़ वसूल होने का इम्कान है. ये नीलामी शहर में जायदाद की बढ़ती मांग की अक्कासी करती है. शामशाबाद के करीब हीरो निखिल की फिल्म दी इंडियन हाउस की शूटिंग के दौरान एक अफसोसनाक हादसा पेश आया. फिल्म के सीट पर समंदरी मनाजिर के लिए तैयार किया गया एक बड़ा वाटर टैंक अचानक फट गया. टैंक फटने से पूरा शूटिंग मकाम पानी में डूब गया. हादसे के नतीजे में एक असिस्टेंट कैमरामैन शदीद जख्मी हो गया. चंद दीगर अफराद को भी मामूली चोटें आई. जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया. हादसे के बाइस शूटिंग को आर्जी तौर पर रोक दिया गया है. फिल्मी अमले में खौफ व हरास की फिजा पैदा हो गई. इंतजामिया की जानिब से वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई है. यह हादसा हिफाजती इक़दामात की कमी की तरफ इशारा करता है. हैदराबाद हुकूमत हिंद की वजारत बराए समाजी इंसाफ व इख्तियार शोबा इंसदाद मुनशियात ने तेलंगाना की 14 अजला में नशा छुड़ाने के मराकज़ कायम करने के लिए अहल गैर सरकारी तंजीमों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं. ये मराकज़ कौमी मनसूबा बराए कमा तलब मुनशियात के तहत कायम किए जाएंगे. हर मुंतखब ज़िला में एक मरकज़ मंजूर किया जाएगा. दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 30 जून 2025 है. दरख्वास्तें सिर्फ पोर्टल https://grants-msj.gov.in/ngo-login https://grants-msj.gov.in/ngo-login दाएं कौसैन के जरिया जमा करवाई जा सकती हैं. महकमा की डायरेक्टर बी शीलिजा ने एनजी इवज से अपील की है कि वो इस अहम अक़दाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले. ये प्रोग्राम मुनशियात के इस्तेमाल को कम करने और मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए शुरू किया जा रहा है. मुताल्लिका मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 0402455904 पर राब्ता कर सकते हैं. यह कदम नौजवानों को नशे से बचाने और सेहतमंद मुआशरा कायम करने की तरफ अहम पेशरफ्त है. हैदराबाद एक सरकारी मुलाजिम व्हाट्सएप पर और जाली दोस्तों के झांसे में आकर 05,500 का नुकसान उठा बैठा. फरहाद करने वाले ने लंदन ने ज़ेरे तालीम दोस्त का रूप धार कर कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर गैर मुल्की करेंसी के मामले में फंस गया है. इसके बाद खुद को इनकम टैक्स अफसर जाहिर करके फर्जी कॉल्स की गईं और क्लियरेंस और टैक्स की मद में रकम मांगी गई. मुतासिरा शख्स ने कई किस्तों में रकम अदा की, लेकिन शक होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया है कि किसी भी इमरजेंसी या पैसों की दरख्वास्त पर भेजने से कबल तस्दीक जरूर करें. नामालूम नंबरों से आए हंगामी पैगामात पर फौरी रद्द-ए-अमल न दें. फरहाद की ऐसी वारदातों से बचने के लिए होशियार रहना जरूरी है. ऐसे मामलात की इत्तला साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर दी जा सकती है. शिकायत ऑनलाइन वेबसाइट http://gov.in http://gov.in पर भी दर्ज की जा सकती है. ये फराड जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को लौटने का नया तरीका बन गया है. गुची बावली पुलिस ने अदाकारा कल्पिका के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है. ये मुकदमा प्रिज्म पब इंतजामिया की शिकायत पर दर्ज किया गया है. इल्जाम है कि कल्पिका ने अमले के साथ बदतमीजी की और प्लेटें फेंके. उन्होंने अमले के अरकान पर जिस्मानी तज़हीक बॉडी शीमिंग भी की. पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अदाकारा ने पब में हंगामा आराई की. वाकये के बाद पुलिस ने BNS एक्ट की दफा 324, 4, 352, 351, 2
के तहत केस दर्ज किया। पुलिस जराये के मुताबिक वाकया रात देर गए पेश आया। पब इंतजामिया ने सीसीटीवी फुटेज भी बतौर सबूत पुलिस को फराहम की है। कल्पिका के खिलाफ मजीद कार्रवाई तफ्तीश के बाद की जाएगी। ये वाकया सोशल मीडिया पर भी जेर बहस है और अवामी तवज्जो हासिल कर रहा है। आज दोपहर हैदराबाद के नारायणगोड़ा इलाके में एक निजी अस्पताल में अचानक आग भड़क। अलिफाटे आग की इत्तला 12:40 बजे फायर ब्रिगेड को दी गई, जिस पर मशीरूबात से फायर इंजन फौरन मौके पर पहुंचा। फायर फाइटिंग गाड़ी के साथ फायर रोबोट और एसडीआरएफ की टीम भी फौरी तौर पर रवाना की गई। मुतासिरा इमारत में पहली और दूसरी मंजिल पर अस्पताल जबकि बाकी 3 मंजिलों पर रिहायशी फ्लैट्स थे। जिला फायर ब्रिगेड ऑफिसर टी वेंकनुआ ने बताया कि आग पर जल्द काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की फौरी कार्रवाई से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मरीजों और रिहायशी अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इमारत में मौजूद फायर सेफ्टी इकदामात से भी मदद मिली। आग लगने की मुमकिना वजह का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अवाम से अपील की गई है कि वो इमरजेंसी सूरत-ए-हाल में फौरी तौर पर 101 पर इत्तला दें। సార్ దగ్గర తీసుకోండి తీసా ఇందులో అయిందన్న ఫైర్ వీడియో అన్న వీడియో ఫోటో తీసుకో బయట సార్ ఏసీ కాలిపోయిందన్న फोक गुलकारा मंगली ने अपनी सालगिरह पार्टी से मुताल्लिक इल्जामात पर वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि ये एक छोटी निजी तकरीब थी जो वालिदैन की ख्वाहिश पर मुनक्किद की गई। मंगली ने कहा कि उन्हें शराब और साउंड सिस्टम के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत का इल्म नहीं था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी में किसी किस्म की मुनशियात का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ मकामी शराब ही पेश की गई थी और कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं हुई। मंगली ने अफवाहें फैलाने से बाज रहने की अपील की है। उनका कहना था कि झूठे इल्जामात से उनकी साख मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि ये तकरीब खालिसतना दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों के लिए थी। मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का सबब बना हुआ है। मंगली ने कहा कि वो कानून का एहतराम करती हैं और आइंदा मुकम्मल एहतियात बरतेंगी। అందరికీ నమస్కారం। నిన్న ఏదైతే నా బర్త్డే పార్టీ జరిగిందో ఒక చిన్న ఇంట్లో పార్టీ లాగా ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ లాగా జరుపుకోవాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో ఆ రిసార్ట్లో మా అమ్మా నాన్నల కోరిక మేరకు మా అమ్మా నాన్నలతో కలిసి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిసి నేను జరుపుకోవడం జరిగింది। అక్కడ మా అమ్మా నాన్నలు మా అమ్మా నాన్న ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మా టీమ్ మెంబర్స్ మాత్రమే ఉండడం జరిగింది। అండ్ అట్లనే లిక్కర్ ఉండడం జరిగింది, సౌండ్ సిస్టమ్ ఉండడం జరిగింది। సో సౌండ్ సిస్టమ్కి లిక్కర్కి పర్మిషన్ తీసుకోవాలని చెప్పి నాకు అస్సలు అవగాహన లేదు, ఐడియా కూడా లేదు। అది అనుకోకుండా సడన్గా ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అక్కడ। సో అందుకు నాకు అవగాహన లేదు, లేకుంటే నేను డెఫినెట్లీ నేను తీసుకునేదాన్ని। నాకు అసలు గైడెన్సీయే లేదు, ఎవరైనా గైడ్ చేసినా కూడా నేను పర్మిషన్ తీసుకునేదాన్ని, లేకపోతే నేను ఎందుకు ఇలా తెలిసి చెయ్యను కదా। సో ఇదంతా ఇలా తెలిసి అయితే నేను తప్పు చేయలేదు, తెలియకుండా ఇది జరిగిపోయింది। అండ్ అక్కడ లోకల్ లిక్కర్ తప్ప అసలు వేరే ఏ ఇతర పదార్థాలు మత్తు పదార్థాలు కానీ వాడడం అసలు జరగలేదు, అక్కడ దొరకలేదు కూడా, పోలీసులు సెర్చ్ చేసినా కూడా। అండ్ అక్కడ ఎవరికైతే పాజిటివ్
వచ్చింది అని చెప్పి పోలీసులు చెప్తున్నారో ఆయన ఎక్కడో ఒక చోట తీసుకున్నాడు, ఎప్పుడో తీసుకున్నాడు అని చెప్పి తేలిందని చెప్పి పోలీసులే చెప్పారు. అండ్ అది ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా జరుగుతుంది. మేము కూడా పోలీసులకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నాము. అండ్ నేను ఎందుకు ఇలా చేస్తాను, అసలు నాకు తెలిసి ఎందుకు చేస్తాను, మా అమ్మా నాన్నలతో దట్టు మా అమ్మా నాన్నలు పెట్టుకొని ఇలాంటివి నేను ఎంకరేజ్ చేస్తానా, ఇలాంటివి చెప్పండి. అండ్ ఒక రోల్ మోడల్గా ఒక ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉండాలని అనుకుంటాను, కానీ నేను ఇలా ఎందుకు నేను చేస్తాను. సో ప్లీజ్ దయచేసి మీడియా మిత్రులకు నా విన్నపం ఏంటంటే ఆధారాలు లేని అభియోగాలు నా మీద అస్సలు మోపద్దు ప్లీజ్. हैदराबाद जीएचएमसी की जानिब से लकड़ी का पिल जंक्शन पर नाला तामीर करने का काम शुरू किया गया है। ये काम बारिश के दौरान पानी जमा होने के मसले को हल करने के लिए किया जा रहा है। तामीराती काम 11 जून 2025 से शुरू हुआ है और 1 माह तक जारी रहने की तवक्को है, जिसमें तौसी भी मुमकिन है। ये काम हर रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अंजाम दिया जाएगा। 180 मीटर का काम इंटेलिजेंस ऑफिस से द्वारका होटल तक होगा, जो लकी रेस्टोरेंट और वेंकटेश्वर होटल के करीब पुराना पुलिस स्टेशन सईदाबाद जंक्शन से गुजरता है। ट्रैफिक डाइवर्शन नरनिकारी इकबाल मीनार रविंदर भारती सेक्रेटरीट जंक्शन और पुराना सईदाबाद पीएस के दरमियान रास्तों पर असरअंदाज होंगे। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की फीस बिक http://facebook.com/hidetp http://facebook.com/hidetp दाएं कौसैन और ट्विटर पर ताज़ा मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर राब्ता किया जा सकता है। शहरियों से अपील है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और ताउन फराहम करें। तेलंगाना में अक़लियती गारुकल स्कूलों की इमारतों को किराया न मिलने पर मालिकान ने ताले लगा दिए। गुज़िश्ता 14 माह से हुकूमत ने किराया अदा नहीं किया, जिस पर इमारत मालिकान ने स्कूल बंद कर दिए। गर्मियों की ततीलात के बाद आज जब स्कूल दोबारा खिलने वाले थे, असातिज़ा ताले देखकर हैरान रह गए। तलबा, असातिज़ा और वालिदैन स्कूल के बाहर सड़क पर खड़े होकर परेशानी का शिकार हैं। रियासत के कई इज़ला में यही सूरत-ए-हाल देखी गई है। मुतासिरा स्कूलों में ज़्यादातर अक़लियती तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। वालिदैन और असातिज़ा ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। तालीमी साल के आगाज़ पर ऐसी सूरत-ए-हाल तलबा के मुस्तकबिल को मुतासिर कर सकती है। हुकूमत पर वज़ीर तालीम रेवंत रेड्डी की नाकामी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि फौरी किराया अदा करके स्कूलों को दोबारा खोला जाए। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिला के रायचोटी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 10 जमात में 504 नंबरात हासिल करने वाली तालिबा ने हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। मुतासिरा लड़की के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि एक आशिक मिजाज नौजवान उनकी बेटी को मुसलसल हरासा कर रहा था। नौजवान ने मोहब्बत के बहाने तंग करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर डालने की धमकी भी दी। उन धमकियों के बाइस लड़की शदीद ज़हनी दबाव में आ गई थी। बाप ने बताया कि बेटी चंद दिनों में कॉलेज में दाखिला लेने वाली थी। आला नंबरात के बावजूद जिंदगी की शुरुआत से पहले ही इसका खात्मा हो गया। वाक़या के बाद मकामी अफराद में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मुतासिरा खानदान ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। हज़रत निज़ाम अल-दीन से गाजी आबाद की तरफ जा रही एक ट्रेन पटरी से आतर गई। ये हादसा दिल्ली के शिवाजी बरेज रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे के वक्त ट्रेन मामूली रफ्तार में थी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। रेलवे हुक्काम ने बताया कि किसी किस्म का जानी नुकसान पेश नहीं आया। तमाम मुसाफिर महफूज तरीके से बाहर निकाल लिए गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। मुताल्लिका रेलवे लाइन पर कुछ देर के लिए आमदोरफ्त मुतासिर हुई। रेलवे हुक्काम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का आगाज किया है। मुसाफिरों में कुछ देर के लिए घबराहट छा गई थी, मगर हालात काबू में आ गए। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि मुरम्मत के बाद ट्रेन सर्विस जल्द बहाल की जाएगी।